नमस्कार, धीरेन्द्र पुणी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आखिरकार सुधाशील घोष जी हमारे उसमें आ गए हैं पकड़ में। वो सब जगह आपको दिख गए, लेकिन हम जो बातचीत करने जा रहे हैं वो सब जगह नहीं दिखी होगी, ये तय। प्रिय बंधु, बहुत ही मैं ये कहूंगा कि हिंदी बेल्ट में भी जिनको इतनी शिद्दत के साथ देखा जा रहा है वो बहुत कम चेहरे थे बंगाल के, और जो इतने सही साबित हुए हों, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हम उनको बहुत स्वागत करते हैं। सुधाशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों को प्यार है, आशीर्वाद है, आप लोगों से ही सीखा, तो थोड़ा बहुत करने का कोशिश किया और ठीक ठाक था इस बार। थैंक यू सो मच सर। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं तब बहुत सारी बातें आगे आ चुकी है। आपका गणित भी और सब पूरा देश जान चुका कि आपने जिस तरह से सीट बाय सीट एनालिसिस किया, और बहुत कंजर्वेटिव पे भी आपने, मुझे याद है 192 पर कहा था कि इससे नीचे जाने का कोई सवाल नहीं, और एकदम। टीएमसी 100 से ऊपर नहीं जाएगी, ये भी आप ठोक के कहने वाले थे। बाकी सब नहीं कह रहे थे, डर था लोगों का। लेकिन अब जब 2-3 दिन बीत गए, आपको बंगाल आज की डेट में कैसा लग रहा है? क्योंकि ये भी तय हो गया कि टीएमसी के गुंडे बीजेपी के कपड़े पहन रहे हैं और हिंसा कर रहे हैं। जबकि मैंने खुद देखा कि हिंसा रोकने के लिए खुद बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे। नेताजी अनुशीलन केंद्र पर मैंने उनको खुद निकलते देखा। 2:20 पे टीएमसी के सारे लोग निकल के जा रहे थे, और उनको बीजेपी के आदमी ही एक सेफ जगह ले जा रहे थे, क्योंकि दूसरी तरफ से बीजेपी के लोग रंग वंग लगाए खड़े थे, थप्पड़ वप्पड़ मारते हैं, जो भी होता। लेकिन ये एक बड़ी चीज हुई है। आपको लग रहा ये बंगाल क्या असली रूप में लौट आया जो वामपंथियों से पहले था, या फिर इस हिंसा में बीजेपी के लोग भी शामिल हैं? आपका क्या मानना? देखिए, बंगाल में सबसे बड़ी जो चीज है कि हम लोग अभी जिंदा है, यहाँ पर चैन का सांस ले रहे हैं और जय श्री राम सीना ठोक के बोल रहे हैं। ये कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं थी, ये बस थी कि हिंदू का जो स्वाधिकार है उसको दिया जाए। तो भाजपा का ये रिजल्ट आने के बाद वो हमको मिला है, तो इसलिए हम बहुत ही फॉर्चुनेट फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भैया। तो जो पूर्ण स्वराज वो अब यहाँ का हिंदुओं को मिला है, वो एक अच्छे पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि जो आप हिंसा का बात कर रहे हैं, लोगों में बहुत गुस्से थे, बहुत गुस्से थे, और होगा क्यों नहीं। मैंने आपको शायद वो दीदी का स्टोरी बताया था जिनको कलाई से काट दिया गया था, पैर से काटा दिया। तो उन फैमिली का कितना गुस्सा रहेगा। जो टीएमसी गुंडों ने ये काम किया है, ये लोग तो मारने के लिए रेडी थे। लेकिन यहाँ पर जो भाजपा का कार्यकर्ता है, यहाँ का जो लीडरशिप है और स्पेशली सेंट्रल लीडरशिप, उनका तो अच्छे गाइडेंस था ही। ऊपर से इलेक्शन कमीशन और जो सीआरपीएफ जवान यहाँ पर थे, उन्होंने भी बढ़िया काम किया है। पुलिस जो है, जो उसको इतने दिन ममता ने पूरा कंट्रोल करने की कोशिश किया है, उनको फुल फ्रीडम मिला है, तो वो लोग भी बहुत अच्छे से टैकल कर रहे हैं। तो कुछ कुछ बहुत उत्साही भाजपा के कार्यकर्ता थे, जो एक्चुअली पार्टी में रह के ही सबोटेज जितने दिन कर रहे थे। तो अभी पार्टी पावर में आ गया, तो उन लोगों को प्रूव करना है कि वही सबसे बड़ा भाजपा है। तो उन्होंने कुछ गुंडागर्दी करने का कोशिश किए, लेकिन सीधे बात थे स्टेट लीडरशिप से, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप से, कि पुलिस आप कुछ भी कलर मत देखो। कोई अगर गुंडागर्दी करते हैं तो उसको एज पर लॉ जो भी करना है आप करिए। तो बहुत सारे भाजपा का कार्यकर्ता भी अरेस्ट हुआ। उसके बाद जो तत्काल बीजेपी जिसको बोला जा रहा है, मतलब वो काउंटिंग के सुबह तक वो टीएमसी था या सीपीएम था। अभी भाजपा पावर में आ गया तो कलर चेंज करके वही सबसे ज्यादा भाजपा दिखाने के लिए ये गुंडागर्दी कर रहा था, तो उसको भी हवा टाइट हो गया। अभी ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, थोड़ा बहुत इधर उधर चर थप्पड़ हुआ है, नहीं हुआ है मैं ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि लोगों को बहुत गुस्सा था। बट एक ही मैसेज हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी भी यही मैसेज दे रही है कि भाई देखो, ये लोग इतना गुंडागर्दी करते थे, इसलिए तो जनता ने इसको लात मार के भगाया। अगर वही सेम चीज हम लोग रिपीट करते हैं तो उनमें और हम में क्या फर्क है। यहाँ पर आपका आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो ही सकता है, जिसका जो मर्जी वही पार्टी करे, लेकिन वो सीना तान के कर सकता है। उसको मार पीट का कोई चिंता नहीं करना है। यही तो हम चाहते हैं यहाँ पर एस्टेब्लिश करने के लिए। और अगर आपके किसी के ऊपर शिकायत है तो आप आईनी प्रक्रिया से कीजिए, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आइन को आप खुद के हाथ में नहीं ले सकते हो, भारत के संविधान ये आपको मंजूर नहीं करता है। तो ये जो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है, तो बहुत सारे लोग थोड़ा नाराज है कि ऐसे गांधीगिरी का कोई जरूरत नहीं है।
बट फिर भी ये सही स्टेप हुआ और यही एस्टेब्लिश करने का हमारा लड़ाई था, डेमोक्रेसी को बचाने का लड़ाई था। और उसमें मैं बोलूंगा हम लोग 99% सक्सेसफुल है। 1% जो तत्काल बीजेपी करने के लिए थोड़ा हंगामा कर रहे थे, अभी पुलिस उसको सीधा कर रहा है। 2 दिन में वो पूरा 100% हो जाएगा। बहुत अच्छे माहौल बन गया है, पूरा देश में जैसे चुनाव होता है वही अभी बंगाल में एस्टेब्लिश हो गया भाजपा जीतने के बाद। ये आपने बहुत अच्छी टर्म्स इस्तेमाल की जो मैंने अभी तक सुनी नहीं थी, तत्काल भाजपा। ये मैंने सुना जरूर, क्योंकि वो जो अपने मीडिया सेल के हैं उन्होंने तुरंत कहा कि एक बाकायदा आज कल सुबह उन्होंने वो भी निकाल दिया कि साहब जो ज्वाइन नहीं किए मेंबर भाजपा में तो ज्वाइन करने की एक बाकायदा प्रोसेस है। तो ये जो तत्काल भाजपा है ये तो अद्भुत शब्द आपने निकाला है, ये कैसे चला? और दूसरा ये भी मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप जब इतना श्योर थे, क्या पार्टी के अंदर भी इतनी श्योरिटी थी जब आप बात करते थे, या आपको लगता था कि नहीं वो ये तो ऐसे ही एक पत्रकार है, कहानी बता रहा होगा? ये क्या लग नहीं देखिए सर, ये जो सेफोलॉजी है ये मेरा पैशन है। तो मैं आपको बोला था कि मैं 2007 से मेरा खुद का एल्गोरिथम के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये जो ओपिनियन पोल एग्जिट पोल का स्टेटस है ना, इसमें ही डाउट था। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैथमेटिक्स मेरा पैशन है। तो उस जगह से जो भी ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल आता है वो उल्टा हो जाता है। मैं हमेशा देखा था, तो कहीं से भी ये इसका कोई साइंटिफिक वैल्यू है कि नहीं है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो 2007 टू 2026 ऑलमोस्ट 20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एक ही बार फ्लॉप किया था, वो है 2021 में, क्योंकि वहां पर एसआईआर नहीं हुआ था, तो डेटा चोरी हुआ था, वोट चोरी हुआ था। अब वोट चोरी तो कोई पकड़ नहीं सकता है ना। बट मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि ये बंगाल को मैं एकदम मेरे हाथ के जैसे मुझे मुझे पहचान है। मैं पूरा कुछ बिहार से लेकर बीरभूम तक पूरा सर्कल 294 सीट्स एज इज बोल सकता हूँ। कहाँ पर क्या इक्वेशन है मुझे मालूम है, कौन कहाँ पर पार्टी चेंज कर रहा है मुझे मालूम है। ऊपर से मेरा टीम पूरा काम कर रहा है और वो ग्रास रूट लेवल का पूरा न्यूज लेकर आ रहा है, जो ट्रेंड है उसको पकड़ रहा है। और सेपोलॉजी में आपको मालूम है, मतलब जो जो सेगमेंट हमको पकड़ना चाहिए, युवा को पकड़ना पकड़ना चाहिए, महिलाओं को पकड़ना चाहिए, मुस्लिम को हम सारे सारे सेगमेंट में काम किया, उसका डेटा है। और वही मैंने बोला कि एग्जिट पोल के बाद वो जो मुझे 3-4 घंटे का टाइम मिलता है, वो जो डेटा है उसके ऊपर मैंने बिलीव नहीं किया। हमने कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। उस असेंबली का डेमोग्राफी क्या है, उसका पिछले इलेक्शन का रिजल्ट क्या है, वहां पर कैंडिडेट कैसे हुआ है, हमने जो 3 ओपिनियन किया है उसमें क्या ट्रेंड आ रहा है, अभी कैंडिडेट होने के बाद वहां पर क्या ट्रेंड चेंज कर रहे हैं, हर कुछ हमने पकड़ा। और वहां पर मेरा देखा, मतलब मैं शायद परसेंटेज वाइज नहीं दिया, बट मेरा जो मैंने बोला था मुंह में कि मेरा भाजपा का परसेंटेज आ रहा है 46% और टीएमसी का परसेंटेज आ रहा है 41% एज पर माई एग्जिट पोल। तो आप अगर देखो तो ओरिजिनल में भाजपा को मिला है 45.84%, तो एग्जैक्ट मैच वहां पर हो गया। फिर टीएमसी को मिला है 40.80%, वो भी मेरे डेटा के साथ एग्जैक्ट मैच हो गया। तो इसलिए सीट कन्वर्सन जो हुआ है वो भी एग्जैक्ट हो गया। और मैंने बोला भी था कि एग्जिट पोल का जो पहले डेटा मेरे पास आया वहां पर 214 के आसपास दिख रहा था मुझे भाजपा का सीट। तो मैं खुद चौंक गया कि भाई इतना कैसे हो गया, कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, डेटा कलेक्शन ठीक से नहीं हुआ क्या। तो मैंने पूरा सेकेंड राउंड डेटा कलेक्शन किया और एक दिन एक्स्ट्रा टाइम लिया मेरा एग्जिट पोल लाने के लिए। वहां पर भी मुझे दिख रहा था 210 के आजू बाजू में भाजपा का सीट दिखा रहा है। तो फिर वहां से मैंने कंजर्वेटिव हो गया, 20 सीट और कम कर दिया और 190 में दिखाया। बट जब बोलना था मैं बोल दिया था कि मुझे तो 200 190 क्रॉस करते तो दिख ही रहा है, 200 टच कर जाएगा, 200 क्रॉस भी कर सकते हैं, तो कोई चमकना नहीं। और टीएमसी का जो सिचुएशन है वो पक्का 100 से नीचे रहेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो डेमोग्राफी है, जो मैंने पहले समझाया भी था कि 85 ऐसे सीट्स है जहां पर पूरे मुस्लिम है और टीएमसी का ग्रिप वो मुस्लिम रिजिमेंट के बाहर है ही नहीं। जहां पर हिंदू 40% के ऊपर है वहां पर टीएमसी कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग इतने गुस्से में हैं, इतना एंटी इनकम्बेंसी है, अगर टीएमसी का जीतने का एक भी चांस है वो कहीं पे चोरी कर ले। तो एग्जिट पोल देने के बाद मेरा एक ही टेंशन था, ये जो काउंटिंग है ये अगर टीएमसी वाले लूट लेते हैं तो पूरा 2021 के तरफ ही रिजल्ट होगा। बट नहीं, इलेक्शन कमीशन ने बहुत अच्छे काम किया है, सीआरपीएफ ने बहुत अच्छे काम किया है और कोई चोरी नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, भाजपा जब लीडिंग में भी था, मैं मेरे खुद मेमोरी असेंबली के बात कर सकता हूँ, हम लोग आगे चल रहा है, मेरा जीत पक्का है सेकंड राउंड के बाद। मैं एकदम सीना तान के उनको बोल दिया कि भाई तू लोग हार रहा है, हार गया, जहां पर मुझे सबसे पीछे चलना चाहिए था वहां पर मैंने लीड कर लिया।
तो मेरे कोई टेंशन नहीं है, तू 7,000 से हारने वाला है। उन लोगों भी की मालूम है, बट जब तक काउंटिंग नहीं खत्म हुआ, हमने एक भी बंदे को वहां से ऐसे कुछ नहीं किया कि वो भाग जाए। वो अगर अपने मर्जी से जा रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने उसको भगाने का कोई काम नहीं किया। और जब रिजल्ट आउट हो गया, ये लोग डर के मारे काउंटिंग सेंटर के बाहर ही बैठा है, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी है। बाहर हमारे बहुत सारे उत्सुक जो कर्मी है, जो समर्थक है, वो लोग है। तो मैं खुद पहले बाहर गया और उन लोगों को क्लियरली बोला कि देखो अभी टीएमसी वाला निकलने वाला है, उनको प्यार से शांति से निकालने दो। किसी के ऊपर आप वो जो आप खेल रहे हो भाग, वो नहीं जाना चाहिए। और हमारे बंदे ने किया भी नहीं। हाँ, 2-4 टीजिंग किया, क्या रे तूने बोला था मार देगा, अभी कहाँ जा रहा है। वो लोग ऐसे सर झुका के जा रहा है। बट हमने पूरा के पूरा वो देखा कि जो डेमोक्रेसी है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए, वो हुआ। और जो डेटा है उसके ऊपर तो मेरा कॉन्फिडेंस था ही, क्योंकि मैंने पूरे डेटा खुद अपने हाथों से किया है। तो मुझे रिजल्ट लेके तो कोई टेंशन था ही नहीं, और वही एग्जैक्टली आ गया इसलिए। अच्छा, अगर ये नहीं होता तो आपको क्या लगता, अगर ये टीएमसी आता जो आपका इलाका है, तो आप वहां क्या करते? मतलब ऐसा एक बार तो दिमाग में आया होगा कि चलिए अगर कभी ऐसा हुआ, मान लीजिए ईवीएम में या काउंटिंग में इन्होंने गड़बड़ की, तो क्या होता? आप मेरे साथ इस समय इंटरव्यू कर रहे होते, या मैं किसी नहीं नहीं सर, स्कूल? मैं अगर वो सिचुएशन आ जाता तो उसी दिन आपको ब्रेकिंग न्यूज मिल जाता, शुद्धशील घोष बीच रास्ते में जल रहा है, टीएमसी वालों उसको जला दिया, या उसको टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते को खिला दिया। यही लोग करते थे टीएमसी वाले। क्योंकि आप अभिषेक बच्चन का बात, अभिषेक बनर्जी का बात ले लीजिए। वो मेमारी क्या के हर जगह में जाके बोला कि 4 तारीख जब रिजल्ट निकलने वाला है, 12 बजे के बाद डीजे बजाएंगे। डीजे बजाएंगे मतलब सबको पीटेंगे। ममता बनर्जी एक सीएम होके बोलती है कि 4 तारीख के बाद मैं ऐसे हालत करने वाला हूं, जो भाजपा वाले हैं वो अपने घर के बाहर पोस्टर लगा के बोलेंगे मैं कभी जिंदगी में भाजपा नहीं करने वाला हूं। ये हिंसा का बात करता है ये लोग, और आप अभी रोना धोना चालू कर दिया। हम लोग अगर चाहते थे ना, उस दिन लोगों को इतना गुस्सा था, हम भाजपा को कुछ नहीं यहाँ पर करना पड़ता था। जनता जिसके ऊपर ये लोग टॉर्चर किया है, इसको नंगा करके बीच रास्ते में पीट सकते थे। हमने पूरे कोशिश किया किसी के ऊपर कुछ नहीं हो। थोड़ा बहुत इधर उधर थप्पड़ हुआ, मैं बोल रहा हूँ, बट उसके बाद पुलिस को फ्री हैंड दिया गया। पुलिस भी चौंक गए कि भाई ये जो 15 साल था ये तो कभी फ्रीडम नहीं मिला। तो वो लोग भी जम के काम किया है। उन लोगों भी की समझ में आ गया कि भाई ये अलग बंगाल है, जो बंगाल का सपना हम देख रहे थे, सोनार बांग्ला बोल रहे थे, उसका शुरुआत हो गया है। तो हम लोग अगर मर जाते, कोई चांस, जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं था। इनफैक्ट जब काउंटिंग चल रहा था, मैं आरओ मैडम को बोला कि ये लोग अभी बैठे हैं, अगर सिचुएशन उल्टा होता कि 10th राउंड का काउंटिंग हो गया, हम लोग 10,000 से आगे चल रहे हैं, लेकिन पूरे बंगाल में टीएमसी 200 सीट में आगे चल रहा है, मेरे एक भी बंदे जो काउंटिंग एजेंट यहाँ पर बैठे हैं जिंदा नहीं यहाँ पर रहते, उसको जला दिया जाता। और हम लोग इन लोगों को अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि यही गणतंत्र है, यही लोकतंत्र है, और इसको एस्टेब्लिश करने के ही हमारा फाइट है। वो लोग आखिर तक रहे, आप इंश्योर करो। मेरे कोई बंदे इसको कुछ नहीं करेगा, और आप इसका सिक्योरिटी इंश्योर करो। तो इसका ही तो लड़ाई था, इसलिए तो लोग इतना बड़ा लात मार के ममता बनर्जी और उनके पार्टी को हटाया। आई रिपीट माई वर्ड, लात मार के भगाया, उसको हटाया नहीं। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है, लेकिन जो दीदी है वो तो अब हमेशा के लिए मुख्यमंत्री बन गई। आप तो 5 साल में जाओगे, सिविक ये क्या हो मुख्यमंत्री। गया? हाँ, वो तो अब हमेशा हमने नाम रहेंगी। दे दिया है सिविक मुख्यमंत्री। अच्छा, तो वो क्या करेंगी अब? मतलब आपको क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोट जो हमने देखा, बहुत क्लियरली वो मुस्लिम वोट जिहाद की तरह वोट किया है? क्योंकि एकदम। मैं इसलिए कह रहा हूं, उसका कारण समझने की जरूरत, हम्म, क्योंकि दोनों सीटें बेलडांगा से, रेजी नगर से, और उससे जीता वो नवाड़ा से, यादव। उसका अपना खुद हुमायूं कबीर। यानी हुमायूं जो कबीर। हिंदुओं के ऊपर जख्म पर मिर्चे लगा रहा था, उस हम्म, आदमी को दोनों जगह से जीत मिली। यानी वो जख्म लगा नहीं रहा था, उसको मालूम था कि मिर्च लगाने वाले मेरे वोटर हैं। यानी हम्म, हत्यारे वो नहीं है। हमेशा नीरो बंसी बजा रहा है, रोम जल रहा है, सवाल ये कभी नहीं हुआ। ये लोगों के लिए कहावत हुई। सवाल हमेशा ये रहा कि नीरो के गेस्ट कौन थे जिनके करेक्ट। लिए रोम जलाया गया। तो ये लोग जो बाबरी मस्जिद खड़ी करने वाले लोग हैं, ये लोग कौन थे? ये तो वो है ना जो ईंट ला रहे हैं, जो उसको जिता रहे हैं। फिर आपने हम्म, देखा कि सीएम जीतती है तो एक मुस्लिम है, वही जीतता है। फिर हम्म, कांग्रेस जीत,
जीतती है तो दोनों कैंडिडेट मुस्लिम है, टीएमसी जीतती है तो 32 मुस्लिम है। ये मतलब इसको ट्रेंड को आप कैसे देखते हैं? क्या ये वाकई बंगाल की सिविलाइजेशनल लड़ाई थी? इस तरह से डिफाइन करें आप। पहले तो ये जो चुने गए इनका, क्योंकि मेरा मानना यही है, मेरी नजर में नीरो तो दिख रहा है, लेकिन नीरो के गेस्ट नहीं दिख रहे हैं। इन्होंने जिन्होंने इन जिहादियों को वोट दिया, उनकी मेंटेलिटी तो यही होगी ना कि कल को जो हासिम नगर में था कि हम हिंदुओं की लड़कियों को जाके कह के आगे परसों तुमको उठाएंगे, घर में घुस के तेरी आंख में तेरे बाप के सामने रेप करेंगे। तो ये कौन लोग है? ये आगे राजनीति किस तरफ जाएगी? क्या वाकई ये सिविलाइजेशनल क्लैश हो गया था? देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी एक बार विधानसभा में उनको यही हुमायूं कबीर, तब वो टीएमसी में थे, तो बोल दिया था ये शुभेंदु अधिकारी को ना मैं विधानसभा के अंदर ही ठोंस देंगे, एकदम कोट अनकोट ये बात बोला, और वो लेके लीगल फाइट भी हो गया बाद में। तो उस दिन शुभेंदु अधिकारी एक चीज बोले थे कि भाई ये इनका जो मुस्लिम एमएलए होगा ना, अगर 2026 के चुनाव होगा तो टीएमसी के पास बस मुस्लिम एमएलए ही रहेंगे। और उस दिन ये हुमायूं कबीर जो बात कर रहे हैं ऐसे उसको उठा के बाहर फेंक देंगे। तो वो लेकर बहुत हल्ला मचाया कि बीजेपी मुस्लिम के अगेंस्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है उनका वो चला रहा था। बट थिंग इज दैट मेरा प्रिडिक्शन भी आप देख लीजिए, मैं बोला था कि जहां पर मुस्लिम बहुल सीट है वहां पर ही टीएमसी का चांस है, उसके वगैरह कुछ है ही नहीं। तो ये मुस्लिम को सबसे कोई खराब किया है तो वो है ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी बस वोट पॉलिटिक्स समझते हैं, लोगों के अच्छे करना ये ममता बनर्जी का बास का है ही नहीं। तो इसलिए इन लोगों को वो दिखाता है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा हूं, लेकिन कुछ भी नहीं किया। मैं तो एक क्वेश्चन मेरे पूरे चुनाव प्रचार में पूछा कि आप लास्ट दो जो मेरा बजट सेशन था उसमें ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ मद्रासा जो एजुकेशन है उसके लिए दिया है, बट आप दिखा दो लास्ट 15 ईयर्स में ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहां से एक भी आईएएस वेस्ट बंगाल से, एक भी आईपीएस वेस्ट बंगाल से निकला है? इसके कम्युनिटी से कितना डॉक्टर इंजीनियर बना है? क्योंकि आप लोग चाहते हो ये लोग अनएडुकेटेड रहे, तो आप इसका ब्रेन वॉश कर पाओगे। जब भी आप देखो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के टेन्योर में कोई भी हिंसा का बात हुआ है, वो सीएए के लेके होके, वकफ को लेके होके, कुछ भी हो जाए, सारे ये मुस्लिम कम्युनिटी ने किया है। मालदा, मुर्शिदाबाद भयंकर हिंसा हुआ है, रेल स्टेशन जला दिया है। तो इनको बेसिकली रेडिकल मुस्लिम बना के रखा है ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए। ऊपर से इसके अंदर वो जो रोहिंगा बांग्लादेशी है वो घुस बैठे हैं। तो ये जो एसआईआर हुआ उसमें 60-70% सफाया हुआ, लेकिन 100% नहीं हुआ। तो इसलिए ये इन लोग का वोट बैंक से वो वाला रेडिकल सिचुएशन बना है। बट द गुड न्यूज इज बीजेपी पावर में आने के बाद ये मुस्लिम अभी समझ गया है कि अच्छा है बुरा है, मुझे तो भाजपा के साथ ही चलना पड़ेगा। सेंट्रल में भी भाजपा है, यहाँ पर भी भाजपा है। तो इसका एक सेगमेंट जो है वो धीरे धीरे भाजपा के साथ जुड़ रहा है। मे भी खुद को बचाने के लिए, मे भी वो जो इतना दिन गलत किया है वो सुधारने के लिए, वो तो कुछ दिन जाने के बाद पता चलेगा। बाकी जो दूसरे पार्ट है वो अभी धीरे धीरे टीएमसी को छोड़ेंगे, क्योंकि ये लोग टीएमसी को वोट एक ही कारण करते थे कि टीएमसी पावर में है, और टीएमसी पावर में रहेगा तो कुछ भी आन शान जो भी करना है ये लोग करने का इसको फ्री सर्टिफिकेट मिलता था। अभी टीएमसी पावर में है ही नहीं, ऐसे कुछ करोगे तो पुलिस अपना काम कर लेगा। तो क्या है, अभी ये लोग इधर तो सीपीएम में जाएगा और नहीं तो ये लोग कांग्रेस में जाएगा। बट जहां पर भी जाएगा, एक्चुअली ये जो इलेक्शन था ये था भाजपा बनाम मुस्लिम लीग 2, इसके अलावा और कोई नाम इस इलेक्शन का आप नहीं दे सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर ऐसे सिचुएशन आ जाएगा कि 146 भाजपा 146 टीएमसी, 2 सीट ये पार्टी में से किसी को मिला है, कांग्रेस हो सकता है, सीपीएम हो सकता है, आईएसएफ हो सकता है, हुमायूं कबीर हो सकता है, आईएमएम हो सकता है, किसी को भी मिला है, आप जवाब दो ये दो लोग किसको सपोर्ट करेंगे, किसका गवर्नमेंट बनेगा? और ये सवाल मैं बहुत सारे लोगों को किया है, सब लोगों ने बोला कि ये टीएमसी के साथ जाएगा। तो मतलब ये लोग जितना भी अलग अलग से लड़े, सब लोग एक साथ है और वो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए है। तो ये मुस्लिम लीग को अभी हराया गया, लेकिन ये मुस्लिम के अंदर बहुत सारे हैं जो इस रास्ते में नहीं जाना चाहते हैं। तो अभी भाजपा के बाद एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो बंगाल में इसके पहले कभी मिला नहीं, कि हम लोग जो बात बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मुस्लिम कम्युनिटी का विश्वास जीतने का भी जगह है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी भाजपा यहाँ पर डेवलपमेंट करेगी, ये तो तैयार है। अगर उसके बाद भी मुस्लिम उसके एगेंस्ट में वोट करेंगे तो कुछ नहीं बोल सकता है। बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होगा।
और स्पेशली मेरे एरिया में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो मुस्लिम है वो लोग बोलते हैं कि हमारे अभी तो कुछ था उसलिए करते थे, अभी हम लोग भाजपा से जोड़ना चाहता है, तो विच इज अ गुड साइन। तो मुझे लगता है जो हिंदू मुस्लिम कभी बंगाल में था ही नहीं, जो ममता बनर्जी आने के बाद इतना आग की तरफ फैला दिया, अब ममता बनर्जी गई तो ये आग भी खत्म हो जाएगा, सब लोग एक साथ मिलके हिंदुस्तानी होके बंगाली होके डेवलपमेंट करेगा बंगाल का। वैसे मुझे आपकी इस बहुत सारी आशावादिता पे ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि मैंने इतिहास पढ़ा है, खास तौर से बंगाल का। 1905 हो, 1906 हो, 1946 हो, 1946 नोआखली हो, आपके यहाँ मटिया बुर्ज है, आपके यहाँ 64 है, आपके यहाँ 1971 है, और उसके बाद के लगातार दंगे आप गिनवा चुके। तो मैं ये मानने से इनकार करता हूँ, मेरी समझ के हिसाब से बंगाल आप ज़्यादा जानते हैं, कि आप ये समझते हैं कि वो कोई ममता बनर्जी ने इस्तेमाल किए होंगे। मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने ममता बनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा, मैं जिहाद आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि अब सड़क पे पढ़ा जाना नमाज़ जिसके लिए कहा जाता था, और क्या आपको लगता है कि अब दुर्गा पूजा, रमज़ान क्या या मुहर्रम के नाम पर बंद नहीं होगी? मुझे वो माँ काली की तस्वीर याद है, मतलब मूर्ति जिसको पुलिस वैन में छीन के ले जाया गया था। तो आपको लगता है कि ये बदलाव आएगा अभी लगता है? देखिए, आप जो निराशा की बात कर रहे हैं, मे बी बहुत सारे इंसिडेंट बंगाल में ऐसे हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, और हर बार विक्टिम जो हुआ है वो हिंदू हुआ है। तो ये मानना तो है ही कि मुस्लिम किया है अत्याचार। बट थिंग इज दैट आप देखिए जो नोहाकाली की बात आप कर रहे हो या अगर ग्रेट कैलकाटा किलिंग बोलते हो, उसको ग्रेट कैलकाटा किलिंग क्यों बोला जाता है मुझे मालूम नहीं, उसके अंदर ग्रेटनेस क्या है मुझे समझ अब नहीं तक पाया, मालूम नहीं मुझे पड़ा। आज तक नहीं समझ में आया। मैंने आके पूछा लोगों से कि यार इसमें ग्रेट क्या है भाई? तो एनीवे वो जो बात हुआ तब देखिए बंगाल को कंट्रोल कर कौन कर रहे थे, ये सूरावर्दी जैसे लोग ही कर रहे थे। तो ये लोग हमेशा चाहते थे हिंदुओं के ऊपर डोमिनेंस करने के लिए, इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोला कि हिंदुओं को बचाना है तो अलग से हमको जगह मिलना चाहिए। और थैंक्स टू डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो है, इसलिए आज हम हैं, नहीं तो हम लोग नहीं रहते। बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर क्या हो रहा है सबको मालूम है। तो इतने दिन जितना हिंसा बंगाल में हुआ, मैं बिलीव करता हूँ उसमें ज्यादातर ये बांग्लादेशी यही रोहिंग्या जिसको ममता बनर्जी ने सोच समझ के इस्तेमाल किया, उसको घुसने दिया, इसलिए बॉर्डर का फेंसिंग नहीं करने दिया, वो लोग आके यहाँ का जो युवा समाज है उसका पूरा ब्रेन वॉश किया, और इसलिए यहाँ पर इतना हंगामा हो रहा था। अभी देखिए जनता जागरूक हो गया, इसलिए ममता बनर्जी के जो जो दलाल था ना, आई रिपीट माई वर्ड, दलाल था, वो मिनिस्टर बना के रख दिया था। ये फिराद हाकिम, ये सिद्दीकुल्ला चौधरी, ये सिद्दीकुल्ला चौधरी को तो हरा ही दिया जनता। ये जो उदयन गुह था गुंडा, उसको हरा दिया जनता। फिराद हाकिम फिलहाल जीत गया, जो मिनी पाकिस्तान का जनक बोलता है, जिनको जो बोलता है प्राउडली कि हमारे कलकत्ता में भी मिनी पाकिस्तान है। तो ये जो मुस्लिम है कहाँ पर हंगामा करता है, ये मेटिया बुरुज में करता है, ये पाक सर्कस में करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पर भर भर के वही रोहिंग्या वही बांग्लादेशी है। ये जो गुलशन कॉलोनी है मेरे घर से 7-8 किलोमीटर होगा, जहां पर वोटर है 2,500 और लोग रहते हैं 2.5 लाख। तो इनको और ये नहीं आया था। ममता बनर्जी फिरहाद हाकिम ने इसको बिठाया। तो अभी देखिए जो गवर्नमेंट आया है उनका नियत सही है, पूरे भारत तो देख रहा है ना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे डबल इंजन चल रहा है। तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन हाथ में रहेगा, पुलिस भी अपने हिसाब से काम करेंगे, यहाँ पर आईबी भी काम करेंगे, और मुझे जितना याद है नॉलेज है कि अजीत डोभाल जी यहाँ पर पूरे के पूरा कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल अब पूरा नेशनल के लिए थ्रेट बन चुका है, ये घुसपैठियों के लिए। तो उसका पूरा सफाई अभियान करना पड़ेगा, उसको पूरा निकालना पड़ेगा। और अगर ये रेडिकल मुस्लिम निकल जाता है जो एक्चुअली इंडियन है ही नहीं, जिसको ब्रेन वॉश किया गया है, उसके अगर हम मूल स्रोत में वापस लेके आता है, तो देखिए अगर आम मुस्लिम की बात करते हैं ना, मैं भी जिस एरिया में रहता हूँ सोनारपुर, वो मुस्लिम डोमिनेटेड है। जब मैंने बोला था कि सोनारपुर उत्तर में भाजपा जीतने वाली है, तो बहुत सारे लोग चौंक गए कि भाई इतना मुस्लिम डोमिनेंस होने के बाद कैसे जीतेंगे। वहां पर भी हम लोग जीता है। और उसके बाद मैं कल आने के बाद बोला कि भैया आओ, शाम को सेलिब्रेशन है। मैं गया था वहां पर, जिस भाई के साथ था सफीक भाई, तो उसको गला पकड़ के मैंने प्रोग्राम किया, भाषण दिया, और हम लोग एक साथ वहां पर नाचा गाना किया। तो ये जो है, मैक्सिमम लोग नहीं चाहता है कि आपस में कोई लड़ाई हो, क्योंकि उनको भी मालूम है लड़ाई है तो उनका भी क्षति है। मैं जब उसको क्वेश्चन पूछा कि आप बोलो ममता बनर्जी को आप इतने दिन वोट देते आए हो, 15 साल पहले आप क्या थे और 15 साल बाद आप क्या हो,
उनका जो कुछ कुछ चुने हुए मुस्लिम लीडर है, जैसे मेरे एरिया में ही एक है नजरुल अली मंडल, जो एमएलए थे ना, फिरदौसी बेगम उनके हस्बैंड, यहाँ का म्यूनिसिपैलिटी पूरा उनके कैप्चर में है। हर अपार्टमेंट में आप देख लो, उसका 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 फ्लैट है। एक साल पहले अपने बेटे के लिए लंदन में 150 करोड़ का फ्लैट खरीदा। तो कितना कहां से आया इतना पैसा? वो तो कोई बड़ा आदमी नहीं था, पहले तो एक बीड़ी 3 बार बुझा के पीते थे। तो ममता बनर्जी ये सारे लीडर को, ये सारे मुस्लिम को हरकाया भरकाया और बनाया, जो पूरा मुस्लिम कम्युनिटी को नाम खराब कर रहे थे। ये लोग अभी ये समझ गए हैं। तो मुझे लगता है अगर वो रेडिकल पार्ट को क्लीन अप किया जाए, ये नजरुल जैसे लीडर, ये फिराद हकीम जैसे लीडर, ये सिद्दीकुल्ला जैसे लीडर, इनको उल्टा करके सीधा करने के बाद जो अमित शाह जी ने किया है, वो अगर कर देता है तो बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी समझ जाएंगे। क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है, उसके पास कोई काम नहीं है, उसको तो वही भाजपा रूल्ड उत्तर प्रदेश, गुजरात में जाके काम करना पड़ रहा है। तो वो लोग खुद का अच्छा समझेंगे। एक दिन में ये नहीं होगा पॉसिबल डेफिनेटली, बट ग्रेजुअली अगर वो भी इसके मूल स्रोत के साथ जोड़ जाता है तो बंगाल का सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं आशावादी हूँ, निराशा होने का कोई बात नहीं है। हालांकि सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, धीरे धीरे वो हो जाएगा। अच्छा, एक हम लोग आखिरी की तरफ जाएंगे, क्योंकि फिर आपको बाद में पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कई दिन है। ये जो ममता दीदी का ये रुख है, ये कितने दिन तक रहेगा और इसका क्या अर्थ रहेगा? और आपको क्या लगता है कि अभिषेक बनर्जी इस पार्टी को बनाए रखेगा, जहां 32 मुस्लिम विधायक उसको सुनने की बजाय फिरहाद हकीम को सुनेंगे? यानी इन फ्यूचर क्या है? और ममता दीदी का मुख्यमंत्री की जो नेम प्लेट है वो उनके घर पे लगी रहेगी, या वो सोचेंगे कि जब दवाई हो जाए, डॉक्टर आ जाए, इलाज कर ले कुछ, तब हट जाएगी? क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे लगता है ममता बनर्जी को लेकर कोई डिस्कशन करना अभी वेस्ट ऑफ टाइम है। सी इज इररिलेवेंट इन पॉलिटिक्स राइट नाउ। ममता बनर्जी के पास गुंडे थे, ममता बनर्जी के पास पूरे एडमिनिस्ट्रेशन थे, उसके पूरा खुल के मिसयूज किया, फिर भी ममता बनर्जी को हमने हराया, हटाया और भगाया यहाँ से। उसका कोई रेलिवेंस अभी बंगाल पॉलिटिक्स में है ही नहीं। वो अगर हिम्मत है, मैं ममता बनर्जी को ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आ जाओ सोनारपुर एरिया में, जहां पर इतने दिन आप डोमिनेट कर रहे हो। यहाँ का जितना भी पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटी अभी भी आपका है, आप आ जाओ विदाउट सिक्योरिटी। मैं आपको टच भी नहीं करूंगा, लेकिन जनता का रोष से आप बच के दिखाओ। अब पश्चिम बंगाल पर कहीं पे भी आप चले जाओ, विदाउट सिक्योरिटी जाओ, अगर आपका हिम्मत है। इतना बड़ा लीडर है ना, अभिषेक बनर्जी को तो छोड़ ही दीजिए, उसका क्या रेलिवेंस है? 2 आना का भी उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी की भतीजे नहीं होते तो उसका पॉलिटिक्स में कुछ औकात ही नहीं है। क्या पॉलिटिक्स समझता है? उसका खुद का लीडर उसको गाली दे रहा है। ये जो उनका बहुत क्लोज माना जाता था, क्या कोहिनूर मजूमदार या ऐसे कुछ तो नाम है उनका, कृष्णेंद्र नारायण चौधरी, चिरंजीत चक्रवर्ती, सब लोग खुल के उनको गाली दे रहा है कि ये अभिषेक के कारण ये हाल हो गया। वो क्या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लेके आ रहा है? ग्रास रूट का उसका कुछ नजर ही नहीं है। अभिषेक बनर्जी के पास 4,000 पुलिस थे, वो कहीं पे भी सभा करने जाते थे उसके पीछे 4,000 पुलिस जाते थे, गुंडा उसके साथ है, इसलिए वो लीडर है ना। अभी तो वो अपोजिशन में आ गया। भाई हिम्मत है तो आप जाओ ना। आप बोल रहे हो ना पिटाई हो रहा है आपके कार्यकर्ता के ऊपर, तो आपके तो ये ड्यूटी के ऊपर आता है कि आपके कार्यकर्ता के ऊपर अगर पिटाई हो रहा है, आप जाके उसको सेफ हाउस दो, उसके घर जाओ। तो अभिषेक बनर्जी क्यों घर से निकल नहीं पा रहा है? इन लोगों का 2 आने का भी कोई वैल्यू नहीं है अभी पॉलिटिक्स में। अभिषेक बनर्जी क्या पार्टी करेगा? उसको पॉलिटिक्स का क्या मालूम है? ये अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मार दिया था जब वो लीडर था, तो उसको हाँ, बाद में मर्डर करा दिया, तो वो फाइल ओपन होगा। ये अभिषेक बनर्जी को एफआईआर करेंगे और रस्सी बांध के उसको थाने में घिसट के लेके जाएंगे। लोग कितने दिन बोलते थे ना इसको तिहाड़ में भेजना है, इतना चोरी किया है। तिहाड़ बिहार का जरूरत नहीं है। ये अभिषेक बनर्जी का औकात 2 दिन के अंदर मैं दिखा दूंगा। वो कितने प्लॉट वो भवानीपुर में चोरी किया है, वहां पर जाके लोगों का इंटरव्यू करूंगा और उसका पूरा पूरा कारनामा पूरा भारत वर्ष के सामने मैं लेकर आऊंगा। तो वो इररिलेवेंस है। और ये फिरहाद हकीम का बात कर रहे हो, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा शायद, ममता बनर्जी जहां पर हाँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था मैं रिजाइन नहीं करने वाला हूँ। दोनों हाँ, साइड में कौन थे? अभिषेक बनर्जी और फिरहाद हकीम। उन लोगों हाँ, का फेशियल एक्सप्रेशन देख लीजिए, खत्म, टाटा बाय बाय, उन लोगों को समझ में आ गया। ये फिरहाद हकीम 2 दिन में कांग्रेस ज्वाइन कर जाएंगे अपने फ्यूचर बचाने के लिए, और नहीं तो उसको जेल जाना पड़ेगा। ये अभिषेक बनर्जी दुबई भाग जाएंगे उस दिन। आप अगर बंगाल का ट्विटर का ट्रेंड देखो या हाँ, फेसबुक का ट्रेंड देखो, ये नहीं था भाजपा पावर में आ रहा है, ट्रेंड जी, यही था भाईपो को निकालने नहीं देंगे, भागने नहीं देंगे। एयरपोर्ट के बाहर भाजपा का कार्यकर्ता, जो जनता है, उत्सुक जनता, वो जाके खड़ा है कि अभिषेक बनर्जी भाग नहीं जा रहा है, देश छोड़ के नहीं जा रहा है।
अभी भी मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं कि अभिषेक बनर्जी अगर उसका कोई पॉलिटिकल हिम्मत है तो अकेले किसी भी जगह में जाके देखे। मैं इंश्योर करूंगा, मैं उसके गाय में एक भी हाथ नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता का रोष से वो बाज के दिखाए, जनता को वो एक बार फेस करके दिखाए विदाउट सिक्योरिटी, फिर मान जाऊंगा। चलिए सुधाशील जी, मुझे लगता है हमने आपका बहुत, और उस समय के बीच में चूंकि अभी तो सेलिब्रेशन भी है और फ्यूचर के प्लान्स भी हैं, दोनों चीजों के बीच में है। और इसी बीच में बड़ी दर्शकों आपको खुशी के लिए बता दूं कि प्रिय बंधु का 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हुआ। उसी हाँ बीच में सर। मानव जी के साथ हम लोगों ने सेलिब्रेट करते हुए देखा। और मैं चूंकि न मेमारी जा पाया और ना ही उनके मित्र से मिल पाया, लेकिन हो सकता है जल्दी मुलाकात होगी। तो तब एकदम तक एकदम के लिए, सर, है बिल्कुल ना, होगा। तो आप दिल्ली आएंगे तो हम लोग तो कॉफी पियेंगे प्रिय बंधु के साथ, एकदम और तो करेंगे। आप, और तो आप, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को इतना आशीर्वाद मिला, ये पॉडकास्ट हुआ, तो ऑल इंडिया लेवल का दर्शक भी अभी बोल रहा है कि नहीं मेरा हिंदी ठीक ठाक ही है, पास मार्क तो है, हाँ, तो मैं आपका हिंदी हिंदी में है, सब लोग हिंदी हमसे में भी कह रहे हैं, बात करूं। कहिए। तो मेरा जो चैनल है प्रिय बंधु भारत, जो मैंने बोला था, अभी 2 दिन थोड़ा बिजी है तो नहीं होगा, बट 2-3 दिन के अंदर ही मैं वहां पर भी वीडियो डालना चालू कर दूंगा। एटलीस्ट डेली एक वीडियो डालने का तो कोशिश ही करूंगा, हाँ, और उसके बाद अब धीरे नौ धीरे सीख तारीख जाऊंगा। 9 तारीख बड़ा सुंदर दिन है आपके हिसाब से, और चूंकि बेहतर दिन नौ भी है। तारीख से भी ज्यादा वो दिन हमारे लिए बंगाल में और भी फेवरेट डे है। दिन उस है दिन ना। है 25 बैसाख, 25th ऑफ बैसाख, जो पहले हाँ, मानता है। और हम लोग जिसको गुरुदेव मानते हैं, विश्व कवि मानता है रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ ठाकुर, उनका बर्थडे है उस दिन। तो हर बंगाली के लिए वो बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। रविंद्रनाथ ठाकुर हमारे लिए बहुत कुछ रखते हैं। और ये भाजपा को इतने दिन जो बोलते थे ना बहिरागतों का पार्टी, तो सेंट्रल लीडरशिप इसलिए वो 9 तारीख को डिसाइड किया क्योंकि उस दिन वो 25 बैसाख हो रहा है, जो बंगाली के लिए सबसे ऑस्पिशियस डे होता है। तो इसलिए वो 25 बैसाख की हमारे लिए नए शुरुआत हो रहा है, नए इनिंग्स हो रहा है। सोनार बांग्ला का जो हम सपने देख रहा था, वो सच करने के लिए उस दिन वो इतना ऑस्पिशियस डे को इसलिए चुन लिया है सर। हाँ, तो मैं भी इसीलिए आपको कह रहा हूँ, मुझे मालूम है कि इसलिए चुना गया, तो इसलिए कह रहा हूँ कि उस दिन वीडियो जरूर डालिएगा। और चूंकि पूरे देश के लिए कविंद्र रविंद्र हम लोग उनको कहते हैं, हमारे लिए भी वो उतने ही प्यारे और इतने ही पूजनीय है, क्योंकि हम भी उनकी कविताओं में हमेशा भारत को उन्नत देखते हैं। तो आज के लिए एकदम इतना ही, एकदम आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर थैंक यू मुलाकात सो होगी। मच। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।